बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये आज हम आपको खुलासा बता रहे हैं। सबक है नीली झील, जमात नाहम उर्दू है। तो आए खुलासे को देखते हैं। सबक नीली झील शफीकुर रहमान की मिज़ाह पर मबनी एक हल्की फुल्की तहरीर है जो उनकी तसनीफ़ हमाकतें से ली गई है। इसमें उन्होंने अपने दोस्त रूफी के साथ गुजारे हुए अपने चंद खूबसूरत लम्हात का जिक्र किया जो बचपन में दोनों ने एक नीली झील के किनारे गुजारे थे। मुसन्निफ सबक के शुरू में लिखता है कि रूफी को आसमानी बिजली से बहुत डर लगता था और जब भी बादल आते तो वो लहाफ में छुप जाता था। एक दिन जब बारिश रुकने के बाद रूफी बाहर बरामदे में आया तो अचानक बिजली चमकी और एक जोरदार धमाका हुआ जिससे रूफी बेहोश हो गया। और जब वो होश में आया तो उसका एक दांत हिल रहा था। बस बतौर मजाक मशहूर हो गया कि रात को रूफी के दांत पर बिजली गिरी है। इस तरह रूफी 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा और हम सामाई इम्तहान यानी फर्स्ट टर्म एग्जाम से बच गए, मगर मास्टर साहब ने कहा कि वो हमारा इम्तहान चंद रोज बाद लेंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने रूफी और उसके छोटे भाई और मुझसे जबानी सवालात पूछे जिसके हमने ऊट पटांग जवाबात दिए। मास्टर साहब ने शाम को घर आकर रूफी के वालिद को बताया कि हम पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं और अब वो हमें घर पर ट्यूशन पढ़ाया करेंगे। मुसन्निफ कहता है कि जब भी हम परेशान होते तो हम झील का रुख कर लेते और वहां के हसीन नज़ारों के शहर में डूबकर दुनिया की उलझनों को भूल जाया करते थे। हर इतवार को हम झील के किनारे मछलियां पकड़ने जाते और शाम को घर लौटते तो एक भी मछली हमारे पास नहीं होती थी। फिर हम बाजार से मछलियां खरीद कर घर ले जाते। जब जेब खर्च खत्म हुआ तो हम मछली वाले से उधार में मछलियां ले जाने लगे और हमारा पोल उस वक्त खुला जब मछली वाला घर पर पैसे वसूल करने आया। इस पर सब ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। रुस्तम अक्सर हमें शाम को झील से घर ले जाने आया करता था या आता था। वो खासा अक्लमंद और संजीदा बंदा था। वो हमें समझाता कि हम हर वक्त यहाँ आकर झील के किनारे दूसरे किनारे को एक अलग हसीन दुनिया समझकर खुद को धोखा दे रहे हैं। वहां कुछ भी नहीं है। झील का दूसरा किनारा बिल्कुल वीरान है। हमें उसकी ये संजीदा बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हम तो बस झील की खूबसूरती और उसके दूसरे किनारे के ख्याली रहनाइयों में स्कूल और पढ़ाई का बोझ सब कुछ भूल जाते थे। मुसन्निफ आखिर में लिखता है कि इन बातों को काफी अरसा हो गया है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे एक अक्लमंद और तजर्बाकार शख्स होना चाहिए, मगर इतने सालों बाद भी मैं नहीं बदला। यहाँ पे लफ्ज होना चाहिए था कि मगर इतने बरसों बाद भी मैं नहीं बदला। आज भी जब जिंदगी में तल्ख और दुश्वार लम्हे आते हैं तो मैं ऐसे ही किसी नीली झील के किनारे पर जिंदगी की तल्ख हकीकतों से पनाह हासिल करने के लिए जाता हूँ। इस सबक का लुबे लुबाब क्या है? इस सबक का लुबे लुबाब कुछ इस तरह है कि सबक में मुसन्निफ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान उम्र में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके अंदर बचपना आखिर दम तक रहता है। वो किसी न किसी तरह जिंदगी की उलझनों और तल्ख हकीकतों से चश्म पोशी करता ही रहता है। वो जिंदगी के हसीन शराबों में डूबकर तमाम गमों को भूल जाना चाहता है। वो बच्चों की तरह अपने दिल को बहलाता है, ये जानते हुए भी कि शराब के पीछे भागना बेवकूफ़ी यानी कि हमाकत है, फिर भी उसे ये हमाकतें अच्छी लगती हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान 9 नवंबर 1920 को किला नूर मशरकी पंजाब में पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुर्रहमान खान था। इब्तदाई तालीम भावलपुर में हासिल की। 1942 में किंग एडवर्ड का मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तहान पास किया और म्यू हस्पताल लाहौर में हाउस जॉब किया। इसी साल फौज के तिबी शोबे यानी मेडिकल कोर में मुलाजम हुए। दौरान मुलाजमत ही उन्होंने इंग्लिस्तान से DPH और DTM&H की डिग्रियां हासिल की। दूसरी जंग अजीम की कई लड़ाइयों में शरीक हुए। तकसीम के बाद पाकिस्तानी फौज में शमूलियत अख्तियार की और बरी फौज से बरी फौज में मुंतकिल हुए। आपने 19 मार्च 2000 को रावलपिंडी में वफात पाई। बाद अज़ां वफात हुकूमत पाकिस्तान ने आपको 23 मार्च 2001 को फौजी और अदबी खिदमात के सिले में हिलाल
امتیاز کے اعزاز سے نوازا۔ آپ کو لکھنے کا شوق شروع ہی سے تھا۔ زمانہ طالب علمی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ادبی مجلے کے ایڈیٹر بھی رہے اور 1980 سے 1985 تک اکادمی ادبیات کے چیئرمین بھی رہے۔ ان کو بنیادی طور پر ایک مزاح نگار کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر مزاجن وہ ایک رومانوی افسانہ نگار ہیں کہ افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنے کے نام سے 1942 میں منظر عام پر آیا تھا۔ ان کے افسانوں کے دیگر مجموعوں میں شگوفے، لہریں، مد و جزر، حماقتیں، پچھتاوے، پرواز، مزید حماقتیں قابل ذکر ہیں، جبکہ دجلہ کے نام سے ایک ناولٹ اور محاشیات کے موضوع پر جنگ و غزا بھی آپ کی تصانیف میں شامل ہیں۔ جہاں تک شفیق الرحمان کے مزاح نگاری کا تعلق ہے تو وہ اپنی طنزیہ اور مزاحیہ تحریروں کی وجہ سے اردو ادبی دنیا میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کے مزاحیہ مضامین یعنی کہ تحریروں میں ان کا وسیع مشاہدہ، دل نشیں انداز تحریر اور سادگی کے ساتھ ساتھ ظرافت ان کے فن کو اجاگر کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔